हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मैं मुकेश कुमार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 23। जो आपको भूगोल का जो टेस्ट चल रहा है, आज होगा 23। और इसके पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको सभी मिल जाएगा। और इस वीडियो के नीचे भी आपको लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। भूगोल के अलावा दोस्तों आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, ज्योग्राफी का तो कराया जा रहा है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स का भी आपको टेस्ट कराया गया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो आपको मिल जाएगा क्रम से और चैप्टर वाइज मिल जाएगा। तो आप जाइए, आराम से टेस्ट दीजिए, अपना तैयारी कीजिए। चलिए, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। और इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ से आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये हमारा फेसबुक पेज है। अगर इसको लाइक करते हैं तो इस पर और भी अच्छे अच्छे पोस्ट किए जाते हैं, जहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनाच्छादित हैं। कल हम लोग प्रश्न देखे थे कि पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए कितना प्रतिशत भूभाग पे वन होना चाहिए। तो कितना था? 33% भूभाग पे वन होना चाहिए। लेकिन आज प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है। तो ये आपको बताना है। आपके बुक में दिया गया है 19.25% पे क्या है? वन है। लेकिन वर्तमान में अगर आप गूगल कीजिएगा तो आपको मिलेगा 21.67%, है ना। तो ये आपको दिया गया है, आप इसे ध्यान में रखें, दोनों या ध्यान में रखें। वर्तमान में इतना है और आपके बुक में दिया गया है 19.25। ठीक है। और कितना संतुलित बनाए रखने के लिए होना चाहिए? 33%। लेकिन हमारे देश में क्या है, बहुत ही कम वन है। तो हमें क्या करना चाहिए? पेड़ पौधे लगाना चाहिए, हमें वन लगाना चाहिए, ताकि जिससे पर्यावरण संतुलित बना रहे। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग कि गंगा कार्य परियोजना को भारत सरकार ने कब प्रारंभ किया था। तो गंगा कार्य परियोजना भारत सरकार ने 1985 ईस्वी को इसको प्रारंभ किया था। ठीक है। और देखिए, ये परियोजना को बंद कर दिया गया था 31 मार्च 2000 को। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, कब प्रारंभ किया गया और कब इसे बंद किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका थर्ड नंबर, पवई झील कहाँ है। तो पवई झील जो है ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है। महाराष्ट्र में एक झील और आपको बताए थे, लुनार झील। ठीक है ना। लुनार झील कहाँ है? तो वो भी आपको महाराष्ट्र में ही है। पवई झील कहाँ है? तो ये भी दोनों महाराष्ट्र में भी है। तो दोनों आप याद रखिएगा, दोनों पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर की ऊटी झील कहाँ है। देखिए, एक ऊटी है। तो ऊटी या उत्तराखंड मैंने आपको बताया था कि ये पर्वतीय क्षेत्र है और कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। तो ऊटी नाम का एक झील भी है तमिलनाडु में ही। तो ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर की कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच हुआ था। तो कावेरी जल विवाद जो हुआ था दोस्तों, ये दो राज्यों के बीच है। ठीक है। कर्नाटक और तमिलनाडु, दो राज्य के बीच है, क्योंकि जो कावेरी नदी है ये मुख्य रूप से यही दो राज्यों से होकर के बहती है। मैंने कल बताया था कावेरी नदी के बारे में कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। तो कावेरी नदी कुर्ग या ब्रह्मगिरी से निकलती है, जो कहाँ है? कर्नाटक में है। और ये कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, है ना, कर्नाटक से केरल में जाती है, केरल से तमिलनाडु जाती है और होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये दो राज्यों के बीच विवाद है, कावेरी जल विवाद, यानी जल को लेकर के दोनों के राज्यों के विवाद है, कर्नाटक तमिलनाडु। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 6 नंबर की भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाखड़ा नांगल जो बांध है ये किस नदी पर बना है। तो सतलज नदी पर बना है। ठीक है। किस नदी पे है? सतलज नदी पे। और जब ये बनाया गया था दोस्तों, तो इससे जो विद्युत का उत्पादन किया जाता था वो 1200 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में इससे कितना किया जा रहा है? 1325 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। तो ये दोनों याद रखें, वर्तमान में और जब ये बना था उस समय, और ये वर्तमान में किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पे है। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि टिहरी जो बांध परियोजना है ये भागीरथी नदी पे है। ठीक है। और ये भागीरथी और अलकनंदा नदी ही दो नदी मिल करके क्या बनती थी? गंगा नदी का निर्माण होता है ना। देवप्रयाग में मिलती है और वहाँ भी क्या बनती है? गंगा नदी, वहीं से इसको कहते हैं। तो वही है भागीरथी नदी। ठीक है। तो याद रखिएगा, टिहरी बांध, भागीरथी नदी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर की नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार आपको एग्जाम में, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो नदी घाटी परियोजना है इसको आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है। तो पंडित नेहरू ने कहा है आधुनिक भारत का
मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? अब बताना है एशिया के सबसे बड़ी जो नदी घाटी परियोजना है तो वो है भाखड़ा नांगल परियोजना। किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 10 नंबर कि दामोदर नदी घाटी क्षेत्र किस लिए विख्यात है? अब जो दामोदर नदी बहती है कहाँ बहती है? तो ये झारखंड में बहती है ना, छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र में बहती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और झारखंड में बहती है और फिर ये पश्चिम बंगाल में जाकर, पश्चिम बंगाल का इसे शोक भी कहा जाता है। तो आखिर दामोदर नदी घाटी क्षेत्र किस लिए विख्यात है? तो ये जो विख्यात है दोस्तों, ये कोयला निक्षेप के लिए विख्यात है ना, क्योंकि इस नदी में, नदी घाटी में क्या मिलता है? कोयला मिलता है। निक्षेप मतलब क्या होता है? जमाव। तो कोयला का जमाव के लिए ये विख्यात है नदी घाटी क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर की भारत की प्रदूषित नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे प्रदूषित नदी है वो दामोदर नदी है। ठीक है, साबरमती नदी जो कहाँ बहती है? गुजरात में बहती है, ये भी बहुत ही प्रदूषित नदी है। माही नदी भी आपको गुजरात में बहती है और यमुना नदी, ये सभी नदियाँ क्या हैं? बहुत ही प्रदूषित नदी है। सबसे ज़्यादा जो है वो है दामोदर नदी, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 12 नंबर की सिंधु जल समझौता कब हुआ था? अब देखिए सिंधु जल समझौता है क्या? तो ये जो समझौता है ये भारत पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था जल को बंटवारे को लेकर के। ठीक है, कि इस समझौता में हुआ कि 80% जो जल है वो पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जो जल है वो भारत यूज करेगा सिंधु नदी का, क्योंकि जो इस सिंधु नदी है इसका अधिकतर भाग कहाँ बहता है? पाकिस्तान में बहता है। इस वजह से इस पे ये सहमति हुई। और ये कब हुआ था? तो 19 सितंबर 1960 को ये समझौता हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो पंडित नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और जो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अयूब खान, इन दोनों के बीच हुआ था सिंधु जल समझौता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे आपका प्रश्न जरूर आ सकता है, तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मकुंड जलप्रपात है। अब देखिए ब्रह्मकुंड जलप्रपात जो है ये बिहार में है और बिहार में कहाँ है? तो राजगीर में है। और कैसा है? तो ये गर्म जलप्रपात है। ठीक है, तो ये गर्म कौन सा जलप्रपात है, ठंडा कौन सा जलप्रपात है, ये हमेशा आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है कि ककोलत जलप्रपात, ये भी कहाँ है? नवादा डिस्ट्रिक्ट में है, यानी बिहार के नवादा में है ककोलत जलप्रपात। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये कैसी जलप्रपात है? तो ठंडी जलप्रपात है। वहाँ आप गर्मी में कभी घूमने जाइए, बहुत मजा आएगा नहाने में, आपको एकदम ठंडा ठंडा पानी। तो ये ब्रह्मकुंड जो जलप्रपात है राजगीर में है और ये गर्म जलप्रपात है। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर कि कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तब वो कौन सी रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है ना? तो वो कौन सी रेखा है दोस्तों? वो है आपका कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो ये 8 राज्यों का नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले जो राज्य है वो है आपका गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड, फिर है पश्चिम बंगाल, फिर है त्रिपुरा और फिर है मिजोरम। तो ये 8 राज्यों को क्रम से याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले गुजरात हो गया, दूसरा हो गया आपका राजस्थान, तीसरा हो गया मध्य प्रदेश, चौथा हो गया छत्तीसगढ़, पांचवा हो गया आपका झारखंड और छठा हो गया आपका पश्चिम बंगाल, सतवां हो गया त्रिपुरा और आठवां हो गया मिजोरम। तो ये 8 राज्य आपको क्रम से भी एग्जाम में पूछा जाता है और आपको 8 का नाम भी याद रखना है। ठीक है, तो ये कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, कितना डिग्री है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ अक्षांश। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों आपका 15 नंबर कि मौसम तथा जलवायु के मुख्य तत्व क्या क्या हैं? तो मौसम तथा जो जलवायु है इसके जो मुख्य तत्व हैं ये तापमान है। तापमान की वजह से ही मौसम में क्या होता है? परिवर्तन होता है, जलवायु में परिवर्तन होता है। तो वही इसका तत्व हो गया, है ना। वायु दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण। वायु दाब का मतलब क्या होता है? कहीं पे वायु दाब अधिक होता है, कहीं पे वायु दाब निम्न होता है ना। जहाँ पे गर्मी होता है वहाँ वायु दाब क्या हो जाता है? निम्न हो जाता है, लेकिन ठंडे प्रदेशों में वायु दाब अधिक होता है। पवन के से ही हमारे मौसम का ही पता चलता है, जलवायु आती है। ठीक है, आर्द्रता से भी होता है और वर्षण, वर्षण मतलब क्या होता है? वर्षा। तो ये था हमारा 15 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर कि हमारे देश में कैसी जलवायु है?
ये आपको बहुत बार एग्जाम में कई एग्जामों में पूछे गए हैं कि हमारे देश में जो जलवायु है ये कैसी जलवायु है, तो ये मानसूनी जलवायु है। ठीक है, याद रखिएगा मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 नंबर कि मानसूनी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो मानसूनी जो शब्द की उत्पत्ति हुई है ये मौसम शब्द से हुई है। कहाँ से हुई है? मौसम शब्द से हुई है मानसूनी शब्द की उत्पत्ति। और इसका अर्थ क्या होता है? तो मौसम या ऋतु। तो ये आपको तीनों बात याद रखने हैं। किस भाषा से? तो मौसम शब्द से बना है मानसून, और ये इसका अर्थ क्या होता है? तो मौसम या ऋतु। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक आप दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें दोस्तों, और ताकि आपका भी तैयारी होते रहे। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो विश्व में जो सबसे अधिक वर्षा होती है दोस्तों ये भारत में ही होती है। और भारत के कहाँ होता है? तो माशिनराम। माशिनराम कहाँ है? तो मेघालय में है। यहाँ कितनी वर्षा होती है? तो 1180 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब देखिए इससे एक प्रश्न बनता है, इससे एक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि जो सबसे अधिक वर्षा आखिर यहाँ क्यों होती है ना? क्या रीज़न है कि यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है? तो इसका रीज़न दोस्तों यही है कि यहाँ सबसे अधिक वर्षा होने का कारण है कि जो मेघालय है ना ये नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, और यहाँ 3 पहाड़ी है। गारो पहाड़ी, ठीक है, गारो है, खासी है और जयंतिया है। गारो, खासी, जयंतिया ये 3 पहाड़ी है। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, तो ये 3 पहाड़ियाँ जो है, ये तीनों पहाड़ियाँ जो है दोस्तों ये कीप नुमा आकृति में लिए हुए है। ठीक ना, और कीप नुमा आकृति होने के वजह से जब यहाँ मानसूनी हवा जाती है ना, तो वहाँ से निकल नहीं पाती है, जल्दी निकल नहीं पाती है। इस वजह से यहाँ घुमड़ घुमड़ के वर्षा होते रहती है। और यहाँ दुनिया का सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होता है 1180 सेंटीमीटर। तो ये बातें आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर कि अक्टूबर नवंबर में लौटती हुई मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। अब देखिए लौटती हुई मानसून जो है ये आपको अक्टूबर नवंबर में होता है। और इससे जो सबसे अधिक वर्षा होता है ये आपको दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के जो ये तट है ना, तमिलनाडु राज्य का ये जो तमिलनाडु है, और तमिलनाडु का तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। तो ये तट भी नाम याद रखना है, कोरोमंडल तट। और इसी तट पे भारत में ठंडे के दिनों में उत्तर पूर्वी मानसून से, जिसको लौटते हुए मानसून भी कहते हैं, इससे सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका 20 नंबर प्रश्न की अक्टूबर नवंबर में उत्तर भारत में किस कारण वर्षा होती है। यानी जो अक्टूबर नवंबर होता है ये उत्तर भारत में भी वर्षा होता है। दक्षिण भारत तो आपको बता दिए कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे होता है, लेकिन उत्तर भारत में जो वर्षा होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अब देखिए पश्चिमी विक्षोभ क्या है ये आपको समझना जरूरी है। तो पश्चिमी विक्षोभ जो हवाएं उठती है ये भूमध्य सागर से उठती है। कहाँ से उठती है? तो भूमध्य सागर से ये हवाएं उठती है, और ईरान, इराक, पाकिस्तान को पार करते हुए ये हिमालय से टकराती है। और ये हिमालय से टकराने के बाद 2 भागों में बढ़ जाती है। एक भाग आ जाता है भारत में, दूसरा भाग चला जाता है आपका चीन में। तो ये है आपका पश्चिमी विक्षोभ, और इसी से उत्तर भारत में ठंडे के दिनों में यानी अक्टूबर नवंबर में वर्षा होती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर की मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो मोपला जो एक जनजाति है ये आपको केरल में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो ये है आपका केरल, और यही पाई जाती है मोपला जनजाति। देखिए मोपला एक विद्रोह भी हुआ था, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे मोपला विद्रोह, तो ये भी आपका केरल में ही हुआ था। कई बार पूछे गए हैं मोपला विद्रोह, मोपला जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो केरल में। केरल में और क्या पाया जाता है? तो मैंने कल बताया था पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है, पेरियार नदी भी केरल में है, शांत घाटी भी केरल में है। ठीक है, तो ये याद रखिए केरल से संबंधित जो बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है दोस्तों ये कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं ये है अक्षांश। अब जो अक्षांश से पता चलेगा ना कि कोई भी जो क्षेत्र है वो कितने अक्षांश में है, उच्च अक्षांश में है, निम्न अक्षांश में है, भूमध्य रेखा के आसपास है या कर्क रेखा के आसपास है, तो उससे जलवायु में क्या पड़ता है? परिवर्तन होता है। ऊंचाई पता चलता है कि कोई भी स्थान कितने ऊंचाई पे है, कितने गहराई पे है ना, कोई पर्वत पे है, कोई पठार पे है, कोई मैदानी क्षेत्र में है, तो वो भी जलवायु प्रभावित उसे करता है। समुद्र से निकटता, कौन क्षेत्र समुद्र से कितने निकट है
अब जैसे ये भारत का मानचित्र है, दक्षिणी भारत का, इस ये देखिए हमारा क्या है, हिंद महासागर, ये बंगाल की खाड़ी। अब देखिए यहाँ जो महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, केरल है ना, चेन्नई है, तो यहाँ की जलवायु जो है हमेशा क्या रहता है ना, यहाँ ठंडा होता है ना गर्मी होता है। लेकिन अब बिहार को ले ले तो बिहार में क्या है, ठंडा भी है, गर्मी भी है, बरसात भी है, सब चीज़ यहाँ होता है। लेकिन अब महाराष्ट्र में जाइएगा तो वहाँ ना आपको गर्मी लगेगा ना ठंडा लगेगा, है ना, सब दिन आपको समान लगेगा। तो ये समुद्र से निकटता भी जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है। पवन की दिशानी, पवन की जो हवा चल रही है वो किस दिशा से चल रही है, इससे भी हमारे जलवायु प्रभावित होता है। और अगला है वन। वन मतलब क्या होता है, जंगल। जंगल से भी तो हमारा जलवायु प्रभावित होता है। अगर आप जंगल लगाइएगा, पेड़ पौधे लगाइएगा, तो वहाँ वर्षा अच्छी अच्छी खासी होगी, है ना। सामुद्रिक जलधारा, अब समुद्र में जो जलधाराएं चलती है, ठीक है, ठंडी जलधाराएं, गर्म जलधारा, उससे भी हमारे जलवायु क्या होता है, प्रभावित होती है। क्यों? क्योंकि जो अगर समुद्री जलधारा गर्म जलधारा है, तो अगर गर्म क्षेत्र में चलेगी, ठंडे क्षेत्र में चलेगी गर्म जलधारा, तो उस क्षेत्र को क्या कर देगी, गर्म कर देगी, इसलिए जलवायु क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। अब है वर्षा, तो किस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है, इससे भी हमारे जलवायु प्रभावित होता है। और नेक्स्ट है पहाड़ पर्वत, तो पहाड़ पर्वत से भी तो जलवायु प्रभावित होता है, यानी कौन सा जो क्षेत्र है, कोई स्थान है वो पर्वतों पे है या फिर समुद्र के किनारे है, तो वो प्रभावित होता है। मिट्टी मतलब जो जो क्षेत्र है वहाँ किस प्रकार की मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, अगर बलुई मिट्टी होगी तो वहाँ वर्षा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा। जलोढ़ मिट्टी है तो वहाँ वर्षा ज़्यादा होगा, ठीक है, वहाँ फसलें का उत्पादन ज़्यादा होगा, तो इससे भी जलवायु क्या होता है, प्रभावित होता है। तो ये था आपका 22 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 23 नंबर, ऊटक मंड अर्थात ऊटी, है ना। तो ये कहाँ है, मैंने बताया था कि ऊटी एक झील भी है जो तमिलनाडु में है, और ऊटक मंड एक पर्यटक स्थल है। बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऊटक मंड पर्यटक स्थल कहाँ है, तो ये तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। और तमिलनाडु राज्य में जो नीलगिरी पर्वत है ना, उसी पे है ऊटी या ऊटक मंड, ये पर्यटक स्थल। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24, कि हवा कैसे चलती है, तो ये जानना जरूरी है। अभी तक आपको पता नहीं होगा हवा चलती कैसे है। तो हवा जो चलती है हाई प्रेशर, है ना, हाई प्रेशर मतलब उच्च प्रेशर से, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए कि हवा किधर से किधर चलती है। तो जहाँ हाई प्रेशर रहेगा और जिधर लो प्रेशर रहेगा, तो हाई प्रेशर से हवा बहेगी लो प्रेशर की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 25। तो दोस्तों हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, हमारे चैनल को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें अगर अच्छा लगे तो, और कमेंट जरूर करें लास्ट में कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप लोग इसमें और क्या चाहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तभी बताए थे आपको 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कौन कौन से राज्य से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ देखिए आपको 8 लिख दिया गया है ताकि आपको याद हो जाए, है ना, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, छांटने के लिए दे दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरती है, तो आपको याद रहेगा तो आप छांट सकते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है। अब हिमालय की बात कर रहा है, तो हिमालय की जो औसत ऊंचाई है 6000 मीटर औसत ऊंचाई है। ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछे गए कि हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है। अब आपको बताना है कि हिमालय की सबसे ऊंची ऊंचाई कितनी है। तो मैंने बताया था कि माउंट एवरेस्ट है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8848 मीटर, 8848 मीटर। ये आपको पुराना बुक में मिलेगा, लेकिन नया बुक में क्या मिलेगा, 8850 मीटर, है ना। क्योंकि हिमालय जो है अभी भी ये उठ रहा है, ठीक है ना, इस वजह से अब नया नया बुक में आपको 8850 मीटर मिलेगा, आपके बुक में 48 दिया गया है। तो ये सबसे ऊंची है हिमालय, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट जो कहाँ है, नेपाल में है। नेपाल में इसे क्या कहते हैं, सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर की, जेट धाराएं कहाँ चलती है। अब देखिए जेट नाम ही है इसका, जेट, जेट मतलब क्या होता है, वायुयान। तो ये कहाँ बहेगी, वायुमंडल के ऊपरी भाग में बहेगी, यानी ये 27 डिग्री से 30 डिग्री, ठीक है। अगर आप ग्लोब देखते हैं तो ग्लोब का जो 27 डिग्री है और 30 डिग्री है, उत्तरी अक्षांश के बीच यानी वायुमंडल के ऊपरी भाग में ये हवाएं चलती है। तो याद रखें जेट धाराएं 27 से 30 डिग्री, बहुत बार आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 नंबर, कि पूर्वी जेट धारा कहाँ चलती है। ये तो है जेट धाराएं, पश्चिमी जेट धाराएं, ये है पूर्वी जेट धाराएं कहाँ चलती है। तो ये लगभग चलती है आपको 14 डिग्री से 14 डिग्री के आसपास चलती है पूर्वी जेट धाराएं दोस्तों। और इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं।
पूर्वी जेठ धाराएं जो है 14 डिग्री के आसपास चलती है। ये कहाँ चलती है? दक्षिण भारत में चलती है। दक्षिण भारत में उत्तरी अक्षांश यानी 14 डिग्री तो उत्तरी अक्षांश में आएगा ना, उत्तरी अक्षांश के आसपास बहती है। और ये कब चलती है? तो अप्रैल से लेकर के अगस्त महीने तक चलती है पूर्वी जेठ धारा। तो ये डेट याद रखना है। कहाँ चलती है? उत्तरी अक्षांश में चलती है। तो भारत में कहाँ चलती है? दक्षिण भारत में चलती है। कितने डिग्री के आसपास चलती है? तो 14 डिग्री के आसपास चलती है पूर्वी जेठ धारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29 की एल नीनो का अर्थ क्या होता है? अब देखिए एल नीनो बहुत इंपॉर्टेंट है। एल नीनो और ला नीना ये दोनों जलधारा है, समुद्रिक जलधारा है। एक है गर्म और दूसरा है ठंडी। तो ये दोनों के बारे में आपको बताया जाएगा। आज आपसे 2 प्रश्न दिया गया है कि एल नीनो जो जलधारा है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है चाइल्ड। चाइल्ड मतलब बच्चा यानी शिशु इसका अर्थ होता है। और ये जो है दोस्तों एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है, ठीक है, स्पेनिश शब्द है एल नीनो। ये कैसी जलधारा है? तो नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, ये गर्म जलधारा है। कैसी है? गर्म जलधारा है, ठीक है, एल नीनो, है ना। और इससे संबंधित और भी प्रश्न आपको कल आएगा, तो कल आप जरूर वीडियो देखिएगा। और दोस्तों अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जरूर से जरूर एक लाइक कीजिएगा। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप इसका पीडीएफ तैयार कर सकते हैं। और ये फेसबुक पेज है, यहाँ भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। ये हमारा यूट्यूब चैनल है करियर पॉइंट। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, जरूर से जरूर इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर इससे आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मैसेज करें, आपको यहाँ जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।